हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, वेल विशर्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको बताना चाहूँगा, आज मैं 4 पॉइंट्स पर बात करूँगा। पहले तो आज जो OROP के केस की सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में बात करूँगा। दूसरा मैं स्पर्श के बारे में बात करूँगा, और एक में कंपोजिशन ऑफ जिला सैनिक बोर्ड, और ये कुछ वैकेंसीज निकली हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा स्पर्श के बारे में बात करना। कल मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें एक क्लॉज था कि जब आपका डाटा स्पर्श में माइग्रेट होगा तो आपकी बिलिंगनेस लेनी होगी। ये उस जो किताब थी नेवल वाली, नेवल स्टाफ के लिए लिखी, उसमें लिखा हुआ था, और ये कन्फर्म भी था कि ऐसा मीटिंग में डिफेंस सेक्रेटरी और हमारे जो माननीय रक्षा मंत्री उन्होंने बोला था। लेकिन कल मैंने बताया था कि आप भी इसको कंफर्म करो कि हमको बताया क्यों नहीं गया। कल मैंने फ़ोन किया था DPDO जयपुर में, मैंने उनसे पूछा था क्या इस प्रकार का कोई क्लॉज है। उन्होंने कहा है कि ये मैंडेटरी है और हमारे पास ऐसी कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं है। शायद बैंकों के पास भी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, और क्योंकि इस चीज़ को ये छुपा करके बैठ गए हैं, इसको हम एक लेटर लिखेंगे। लेकिन फिर भी हम जो RTI स्पेशलिस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उस किताब का सहारा लेकर के ये पूछें कि बिलिंगनेस का जो क्लॉज है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो क्या लागू हैं या नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं। दूसरा मैं आपको बताऊंगा स्पर्श के बारे में ही। अभी हमारे पेंशनर्स के पास मैसेजेज आ रहे हैं और लाइफ सर्टिफिकेट के लिए। कल मेरे पास कई की इंक्वायरी आई थी और वो कह रहे थे कि हम इसको लाइफ सर्टिफिकेट को नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखो, आपके पास जब आपका अकाउंट स्पर्श में जाएगा तो एक पहला आपके पास मैसेज आएगा कि इस बैंक से आपका अकाउंट स्पर्श में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ट्रांसफ़र करने मात्र से ही आपको वहाँ से पेंशन नहीं मिलेगी, और उस समय आपका एक यूजर ID और ये यूजर नेम और एक आपका पासवर्ड आएगा। उसकी सहायता से आप अपने स्पर्श में जा करके डिटेल देख सकते हो। लेकिन अभी जब ट्रांसफ़र वर्ड लिखा हुआ है, फिर ध्यान दो, हैज बीन ट्रांसफर्ड लिखा हुआ है, अभी आपकी पेंशन वहाँ से नहीं मिलेगी। क्योंकि उसके बाद में जब आपके डिटेल्स बैंक से स्पर्श के पास पहुँच जाएंगे तो उनको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो फिर आपके पास मैसेज आएगा कि योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, और उस समय आपका जो यूजर ID होगा, आपका PPO नंबर होगा, और एक आपको पासवर्ड आएगा, और आप अपने स्पर्श अकाउंट को डील कर सकते हो। तो यहाँ 2 बातें मैं आपको दूसरे तरीके से समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए बैंक का मैनेजर है और कोई वहाँ अकाउंट खोलना चाहता है, तो सबसे पहले आप जा करके अपने डॉक्यूमेंट जमा कराते हो। आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आप अपना फॉर्म भरते हो। तो इतने भरने से आपका अकाउंट नहीं खुल जाता। अकाउंट कंप्यूटर में जा करके वहाँ कंसर्न जो क्लर्क है खोलेगा, उसके बाद ऑफिसर उसको ऑथराइज करेगा, तब खुलेगा। यह वही है, जब आपका अकाउंट ट्रांसफर होगा तो इसका मतलब यह आपकी डिटेल्स स्पर्श में जा चुकी हैं, लेकिन अकाउंट नहीं खुला है। और जब अकाउंट खुल जाएगा तो आपको उसके बाद अकाउंट नंबर मिल जाएगा। तो जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो उस समय जो आपका PPO नंबर होगा वही आपका यूजर ID होगा, यूजर नेम होगा, और उसके बाद आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा। ये तो कहानी है आपके अकाउंट की। लेकिन अभी जो आपके पास जो मैसेज आ रहे हैं लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए, वो आपको यूजर नेम के नाम से नहीं आ रहे हैं, पासवर्ड वो नहीं भेज रहे हैं, केवल और केवल वो पेंशनर ID के नाम से एक ID भेज रहे हैं। ये जस्ट ऐसे ही है जैसे कोई DPDO से पेंशन लेता है और DPDO में जो आपका HO नंबर लिखा हुआ है, ये उसके बराबर ही है। अब मैं आपको बताता हूँ अब हम क्या करें, लाइफ सर्टिफिकेट का क्या करें। तो पूरे देश में इन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर्स बना रखे हैं, कुछ PFC यानी SFC स्पर्श फैसिलिटेशन सेंटर बना रखे हैं। वहाँ अधिकतर के अधिकारी बैठे हुए हैं, वो तो सुनते नहीं हैं, कोई फ़ोन करो या कुछ भी करो। लेकिन जो आपके कॉमन सर्विस सेंटर्स बने हुए हैं, यहाँ जो ई-मित्र की दुकानें हैं आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में, आपके ज़िले में, आप वहाँ जाएं, उस ID को दिखाएं, और इसकी वजह से वो आपका
जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो दे देंगे। जब तक कि आपका अकाउंट नहीं खुलता है, कि शुरू की दिक्कत है, हो सकता है बाद में बहुत से तो अपने यहाँ से कर लें, लेकिन जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि 3,75,000 हैं और भी बढ़ेंगे। इनके माध्यम से ही आप लाइफ सर्टिफिकेट दे पाओगे, क्योंकि पिछली बार मैंने भी ई मित्र पर जा करके किया था और दिक्कत सी आई थी, पूछ करके DPDO से वो बताते रहे, क्योंकि आपका जो आधार कार्ड लिंक है वहीं आपका बायोमेट्रिकली आपका ये लाइफ सर्टिफिकेट होगा। और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब समझ जाओगे धीरे धीरे सारी बातें समझ जाओगे। हम और भी बातें इसके बारे में आपको बताते रहेंगे। दूसरा, आज हम पता है आपको कि आज OROP का सुनवाई हो रही है, तो हम आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये पटापेक्ष यहाँ हो जाए। अब चाहे ये आज ही हो जाए या आगे टाइम के लिए हो, जो भी हो, आगे आज निश्चित हो जाएगा कि हमारी OROP कब मिल रही है। और इसके पटापेक्ष हो जाने से कई लोगों को नुकसान भी होगा और कईयों को फायदा होगा। एक्स सर्विसमैन को बेहद फायदा ये होगा कि जो असमंजस की स्थिति बनी हुई वो आज खत्म हो जाएगी। चाहे तो आज खत्म होने का मतलब ये है, चाहे तो ये टाइम एक्सटेंशन तब भी खत्म हो जाती है, और 1 महीने का टाइम दे तब भी हो जाती है, 7 दिन का टाइम दे तो भी हो जाती है। और यदि भारत सरकार ही जा करके आज डिटेल सुप्रीम कोर्ट में दे दे कि भाई हमने ये कर लिया पूरा और काम कर, तो तब भी ये खत्म हो जाती है। लेकिन कई लोगों को बड़ा दुख होगा, क्योंकि ये जो OROP कई लोगों के लिए राम मंदिर बना हुआ था, ये जंतर मंतर में बैठे हुए लोग जो अपने को वहाँ ट्वीट्स के माध्यम से चमका रहे थे, और इन ट्वीट को ले करके कई जो हमारे यूट्यूबर थे तैयार रहते थे उनको पब्लिसाइज करने के लिए, वो धंधा इनका सबका खत्म हो जाएगा। और हम आशा करते हैं कि हमारी जो असमंजस की स्थिति बनी हुई आज वो खत्म हो जाएगी। उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ी समय की बात है, शाम तक पता चल जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर इतना ज़रूर है कि जो इधर उधर की जो शक्तियाँ थीं इसको रोके हुए बैठी थी, वो सब साइड में हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। मामला केवल और केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में है। इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी, इसमें केवल और केवल जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसका ही आदेश चलेगा, और आदेश वो ऑलरेडी दे चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये हमें जो हमारे इसके केस के जो माननीय जस्टिस हैं डॉक्टर चंद्रचूड़ साहब, ये जब वो CGI बन जाते हैं उस कार्यकाल तक जाती है या उससे पहले ही हो जाती है, ये इसमें देखने वाली बात है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने बताया था आपको कि एक मैंने ये लगा रखा है, एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कुछ जगह निकली है, ये हमारे पास किसी ने भेजा था। तो हम चाहते हैं, इसमें कुछ एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाला हुआ है, आप इसको देख सकते हो। और ये राज्य सैनिक बोर्ड चेन्नई को भेजा हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। तो चेन्नई की साइड में रहने वाले जो लोग हैं, यदि वो इंटरेस्टेड हैं वहाँ जाने के लिए, तो इसको पढ़ें और उनके राज्य सैनिक बोर्ड में ये गया हुआ है, वहाँ से पता लगाएं। और इसमें शायद इनकी 20 वैकेंसी के आसपास हैं, इसमें 19, 20 और 2 22 वैकेंसी इसमें एक्स सर्विसमैन की है। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आप इसको पढ़ सकते हो। और पढ़ने के बाद ये चेन्नई से भी आप पूछ सकते हो और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। किसी ने भेजा है तो स्वाभाविक सी बात है हम इसको पब्लिसाइज करें, और किसी का फ़ायदा हो 20 आदमियों का, तो वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। अब मैं आता हूँ आपका कंपोजिशन ऑफ जिला सैनिक बोर्ड। मैंने आपको बताया था पहले केंद्रीय सैनिक बोर्ड का गठन किया है, फिर मैंने बताया आपको राज्य सैनिक बोर्ड का गठन किया है, और ये बहुत ज़रूरी है हम इस चीज़ को जानें। और जिला सैनिक बोर्ड से कुछ ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि वहाँ कोई एंटरटेन ही नहीं करता। कई कुछ ऐसी शिकायतें में 7-7 दिन चक्कर लगाए, केवल एक मेरा नाम और मेरा जो मोबाइल नंबर था उसको अपडेट कराने के लिए एक उनको कागज़ मिला था, उस पर दस्तखत करने के लिए मना कर दिया। उनको इधर से उधर भगाते रहे, कभी राजपूत सेंटर भगाया, कभी का। अब बात तो क्या थी समझ में नहीं आती, ये छोटी सी बात के लिए, और कई 7 दिन के बाद जा करके उनको सिग्नेचर किए जब कहीं भेजा। तो इतनी यदि बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे यहाँ पर जो राजस्थान में है, भरतपुर में जिला है, वहाँ पे है, वहाँ बहुत ही मतलब कोऑपरेटिव किस्म के लोग हैं। हमारी जो भी प्रॉब्लम आई उन्होंने बताई, हमने मानी और हमने कागज़ पूरे किए। भागना तो हमको ही पड़ा था अपने जो स्पाउस की डिटेल्स को ठीक कराने के लिए, और वो चले गए। लेकिन हो सकता है जगह जगह का फ़र्क है। दिल्ली की भी यही खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर जो इनका राज्य सैनिक बोर्ड है, यहाँ जिला सैनिक बोर्ड नहीं है, वहाँ घुसने तक नहीं देते हैं। खैर एनीवे,
ये प्रॉब्लम है जगह जगह की। मैं चाह रहा था कि आपको मैं ये बताऊं कि जो जिला सैनिक बोर्ड है उसका गठन क्या है। इसका जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसका मतलब ये है कि आपका जो जिला सैनिक बोर्ड है, जहाँ जिला सैनिक अधिकारी जी बैठे हुए हैं, वो वहाँ होल सोल नहीं है। आपका सैनिक कल्याण का कार्यक्रम टोटल देखने के लिए यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, यदि जिला सैनिक बोर्ड में सुनवाई नहीं होती है, तो सीधे आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में प्रेसिडेंट की हैसियत से जाएं, जिला कलेक्टर की हैसियत से नहीं, क्योंकि वो जिला सैनिक बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। उस हिसाब से जाएं और उनको अपनी समस्याएं बताएं। आप निश्चित समझ लेना कि आपकी समस्या का समाधान होगा। उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट है वो सीनियर ईएसएम। अब ये मुझे पता नहीं है सीनियर ईएसएम किसको लेते हैं, और ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। हम तो इतना ही जानते हैं कि हमारे जिला सैनिक अधिकारी होते हैं और उनका एक स्टाफ होता है। अब सीनियर ईएसएम कौन है वाइस प्रेसिडेंट, आई डोंट नो कि वो सीनियर कैसे निकालते होंगे, किस एज से निकालते होंगे और कौन होता होगा, ये मेरे लिए बिल्कुल नई सी बात है। लेकिन कंपोजिशन में है एक्स ऑफिसियो मेंबर्स। इसमें जो एक्स ऑफिसियो मेंबर्स होते हैं कैपेसिटी में होते हैं। कैपेसिटी मतलब किसी पोस्ट को आप होल्ड करते हो और उसी के बेस पर आप उसके मेंबर बन जाते हो। जैसे हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, उसी क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हैं इसलिए वो चेयरमैन है वहाँ पर। तो और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स 2 ESM एंड 4 प्रोमिनेंट सिटीजन्स। इसमें 2 ESM होते हैं और 4 प्रोमिनेंट ESM प्रोमिनेंट सिटीजन्स भी होते हैं। आपका काम है कि आप इनको पहचानें। यदि कोई समस्या आ रही है तो आप इन ESM को भी बताएं, इन प्रोमिनेंट सिटीजन्स को भी बताएं, इनकी शिकायतें करें कि हमारा काम नहीं होता, ये हमको घुमाते हैं। और एक सेक्रेटरी जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर इनके होते हैं और इसको ये सारा का सारा काम ये करते हैं। ये इनका कंपोजिशन है। यदि जिला सैनिक बोर्ड में आपका कोई काम नहीं होता है तो इनसे पूछें, भैया आप ये बताओ कि यहाँ का जो सीनियर ESM वाइस प्रेसिडेंट कौन है। प्रेसिडेंट तो हम जिला कलेक्टर है ही। एक्स ऑफिसियो मेंबर्स जो ये बने हुए हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और रिक्रूटिंग ऑफिसर ये भी बने हुए हैं। इनके पास किसी के पास जा करके बताइए कि हमारा काम नहीं हो रहा है, आप यहाँ के इस बोर्ड के मेंबर हो और आप इसमें आप उनको बताएं कि हमारे कामों को ये करें, ये हमारे कामों को नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये अधिकतर शिकायतें नहीं हैं, लेकिन कुछ जिला सैनिकों की बोर्डों की शिकायतें हैं जो मतलब प्रॉपर तरीके से वहाँ डील नहीं कर रहे हैं। अब पता नहीं, मैं उनको पता है वो बता रहे हैं तो वही बात सही होगी। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये बातें बतानी थी मेरे को, और फिर ज़्यादा मैं अब और नहीं कहना चाहता, मैं यहीं इसको ख़त्म करना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।